हम लोगों ने क्लास 10th के अभी तक जो है 2 पार्ट यूनिट 1 के पढ़े हैं। जो हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक्स का जो हमारा यूनिट है, अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सेक्टर्स इन J&K इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन में यूनिट 1 को हम लोगों ने 4 भागों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट 2 भाग अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक ओवरऑल डिस्कस किया था कि व्हाट आर द 3 मेजर सेक्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। प्राइमरी सेक्टर को हमने डिटेल डिस्कस किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, अलग अलग इसकी कंट्रीब्यूशन, अपनी J&K की इकोनॉमी क्या है, हमारा जो स्टेट का जीडीपी होता है, यूटी का जीडीपी है, उसमें इसकी अलग अलग सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस के सामने बात की। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। तो सेकेंडरी सेक्टर है क्या, इसको सबसे पहले हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि आखिरकार इस पूरी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में क्यों बांटा है। आप किसी भी देश की इकोनॉमी को देखो, अगर हम इकोनॉमिक उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, उसकी पूरी इकोनॉमी को समझना है, तो उसको हम एक ही जगह पर सबको हम नहीं समझ सकते। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया कि किसी भी देश की इकोनॉमी को समझने के लिए उसको 3 भागों में बांटा है। एक उसको उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, एक प्राइमरी सेक्टर कहा, एक उसको सेकेंडरी कहा और टर्शियरी सेक्टर। इट मींस के जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी भी देश में होती हैं, उसको अगर पूरा आपको समझना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना है कि देश कितनी तरक्की कर रहा है, उसको समझना है, तो हम लोगों को एक एक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन को समझना होगा। क्योंकि कोई भी देश जो है वो अपनी जो प्लानिंग करता है, वो देश की ग्रोथ की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें किस सेक्टर में वीकनेस है, कहां पर कमजोरी है, किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा स्कोप है, कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और देश की इकोनॉमी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अकॉर्डिंगली इसकी पॉलिसीज भी बनती हैं। The economy of a country is divided into various sectors, generally what we say, that are responsible for certain economic activities. So the primary sector, it is based mainly on obtaining raw materials from natural resources. ये थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझना जरूरी है। हमने प्राइमरी सेक्टर को कहा था कि प्राइमरी सेक्टर क्या करता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, यानी उसके जो सेकेंडरी सेक्टर है या बाद में जो टर्शियरी सेक्टर में उसका रोल रहता है, तो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का काम करता है। इट मींस के सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे, उसका जितना भी रॉ मटेरियल है, जो भी कच्चा माल है, यानी कि प्रोसेसिंग में जो चीज लगनी है, जो अब जैसे मैं हम एग्जाम्पल आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर से आता है। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इसको हमें डिटेल से समझने की जरूरत है। और जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, तो मेरी आप लोगों से, बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग क्या करें कि एक विजुलाइज करें कि हमारे इलाके में ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। तो धीरे धीरे जब तक हम लोग विजुलाइज करके अपने इलाके की इंडस्ट्रीज को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। फिर धीरे धीरे जाकर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम उसको समझ पाएंगे। Then it is the segment of the economy that includes all industries. When we say all industries means सभी industries की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, that are responsible for manufacturing a finished product that is usable and that are involved in the construction. यानी कि जो भी चीज तैयार होनी है वो कंस्ट्रक्शन में हमें इस्तेमाल होनी है। मैन्युफैक्चरिंग की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो सारा का सारा हम लोग से पढ़ने वाले हैं। The raw materials used to make the products come from the primary sector. It means कि raw material जितना भी इस मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा जो सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये सारा का सारा मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर से ही आता है। अब सेकेंडरी सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर इज द वन इन चार्ज ऑफ सपोर्टिंग बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। इट मींस ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ये दोनों को सपोर्ट करता है। इट मींस कि अगर सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये क्या करता है, फर्दर सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर को फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इट मींस कि प्राइमरी सेक्टर चाहे वहां से ये रॉ मटेरियल लेता है, लेकिन जो भी चीज प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ट्रैक्टर बन के तैयार होता है, तो ट्रैक्टर बाद में जाकर के अपनी उसकी जो है सर्विसेज कहाँ लगती हैं, जाकर के दोबारा
एग्रीकल्चर में सेक्टर में लगती हैं। कहीं ना कहीं वो सर्विस सेक्टर में जाके किसी को सर्विस प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर को दोनों के बीच में एक गैप का काम करता है, दोनों को सपोर्ट का काम करता है। तो इट इज द वन दैट टेक्स व्हाट द प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूसेस एंड मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड इन द टर्शियरी सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय अदर कंपनीज बोथ फॉर द सेल ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स एंड टू बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं फॉर लोकल कंजम्पशन। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने कहा था ना कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसे हैं, प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि अपने राज्य में प्रोड्यूस तो होते हैं, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं जो है एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में उनको किया जाता है। दिस मेक्स द सेकेंडरी सेक्टर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियर्स। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में जब हमने बात की थी तो वहां लेबर और कहीं ना कहीं स्किल्ड लेबर भी इन्वॉल्व हुआ था, क्योंकि हमने कहा कि मोर देन 75% हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। तो रूरल एरियाज में रहते हैं तो वहीं जो है रूरल एरियाज में जो किसान है, तो इट मीन्स कि मेजोरिटी किसान जो हम लोग जानते हैं कि वो बहुत सारे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट का दारोमदार जो है सारा एग्रीकल्चर सेक्टर में रहता है। लेकिन जो स्किल्ड लेबर होते हैं, इट मीन्स जो हम इंजीनियर्स की बात करते हैं, जो लोग टेक्निकली साउंड होते हैं, जो टेक्निकल ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं, तो उनका एम्प्लॉयमेंट जो हम एग्रीकल्चर को नहीं मान सकते। तो उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के सेकेंडरी सेक्टर जो है वही उनकी निर्भर रहती है। और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो स्किल्ड लेबर को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है वो हम लोग एक एक करके अपने राज्य में, हमारे जो यूटी है यहाँ क्या हो रहा है तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देन द सेकेंडरी सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल पेइंग जॉब्स फॉर द मिडिल एंड अपर क्लास। अब देखिए हमने एग्रीकल्चर की बात की थी, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, लेकिन मैंने कहा कि मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स वो जो हैं वो क्या है, वो गरीब हैं। इट मीन्स कि उनका अपना जमीन से ही गुजर बसर होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर स्किल्ड जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनको तो सपोर्ट करता ही करता है, लेकिन जो अपर क्लास लोग हैं वो भी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देश को चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। एग्रीकल्चर में वो इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जितना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर वो चाहे शुगर की इंडस्ट्री हो, जितनी भी इंडस्ट्रीज, मैंने कहा कि आप विजुलाइज करें आपके इलाके में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो सभी इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है वहां से अर्निंग अच्छी करते हैं। और जितने भी स्किल्ड जॉब्स हैं, अब देखिए कि हमारे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, या मैं कहूँ किसी स्किल्ड लेबर या टेक्निकल कोई कोर्स करने के बाद वो कहीं कहीं इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज में जाकर के अच्छी अर्निंग करते हैं। देन हम लोग बात करते हैं कि ये जो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर है, क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की चीज की। एक तो हमने कहा था अभी बात की मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कोई भी चीज तैयार होती है वो चाहे कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को यूज करके कंस्ट्रक्ट करके कुछ उसकी, चाहे मैं बिल्डिंग की बात करूंगा या मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात की। अब थोड़ा सा हमें एक प्रोसेस को समझना है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली होती कैसे है। मैन्युफैक्चरिंग को समझेंगे तब जाकर के हम एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस या प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, और बाद में जाके सर्विस सेक्टर जो हम लोग टर्शियरी सेक्टर आगे पढ़ने वाले हैं उसकी इंपॉर्टेंस हम लोग समझ पाएंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी सेक्टर में अगर आपको याद होगा तो हमने फॉरेस्ट को इंक्लूड किया था कि फॉरेस्ट हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्योंकि वो डायरेक्ट वेट एवर वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर उसको हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। वो चाहे फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए वुड मिलती है, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। तो अभी हम मैं वुड की ही बात करूंगा। आप एक देख रहे हैं मेरे पीछे, आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे कि पेड़ लगे हुए हैं। तो पेड़ हमने कहा फॉरेस्ट में आते हैं, तो फॉरेस्ट किस में, आपकी प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को उठा करके उसकी कटिंग करके उस टिम्बर को एक गाड़ी के माध्यम से जो है, आप देखते हैं कि यहाँ एक इंडस्ट्री तक लाया जा रहा है। वो इंडस्ट्री क्या करती है, इसकी प्रोसेस लकड़ी को काट करके उसके डिजाइनिंग करके फाइनली जो है आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने ये जो है आप देख रहे हैं कि अलमीरा से बनी हुई है। ये जो आप अलमीरा मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अलमीरा एक वुडन ब्लॉक से या एक पेड़ को काट करके लकड़ी को इस्तेमाल करके बनाई गई है। इट मीन्स कि इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है कि रॉ मटेरियल कहीं से लिया, मैन्युफैक्चरिंग हुई बीच में। ये जो बीच का प्रोसेस है, फिनिश्ड गुड किसने तैयार किया, पेड़ तो डायरेक्ट नहीं हुआ,
तो इट मीन्स कि फिनिश्ड गुड किसने तैयार किया? ये जो बीच का आपको इंडस्ट्रियल पोर्शन दिख रहा है, जो इंडस्ट्री काम कर रही है बीच में, ये सारी की सारी जो है आपके सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सिमिलरली आप एग्जांपल्स आपके सामने बहुत सारी हो सकती हैं। अब मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करता हूँ। आप देखते हैं कि आपके जो है मेज, मैं कहूंगा आपके इलाके में होती होगी। अब मेज जो है वो डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन बड़ी इसकी क्वांटिटी में ये जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाती है। अभी देखिए मैं बात कर रहा हूँ जैसे कॉर्न की, कॉर्नफ्लेक्स आप लोग ब्रेकफास्ट में लेते हैं, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से निकला, प्रोसेस होकर के कॉर्नफ्लेक्स के रूप में आपके। वैसे ब्रेड की बात करें, व्हीट कन्वर्ट होकर के ब्रेड बन के आपके पास आ गई। तो कच्चा आटा तो आपने खाया नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री में जाकर के उसको बना करके आपके सामने लाया गया। इसी तरह हार्टिकल्चर से जितने भी पेड़ पौधों से आपके चाहे फ्रूट्स आते हैं, उसमें जो उनकी प्रोसेसिंग होती है, मैं कहता हूँ जैम बनता है, किसी का मुरब्बा बनता है, तो डायरेक्टली तो आपने कंज्यूम नहीं किया, एक प्रोसेस होकर के वो सारा आया। तो ये प्रोसेस जो है वो सारा सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। अब जम्मू कश्मीर यूटी की मैं बात करूं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और ऐसा नहीं है कि ये एक केवल जो है एक सोर्स ऑफ इनकम है। सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ ये एक जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनली जो है एक रिप्रेजेंट करता है, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग डिस्कस करने वाले बातें हैं। जो जो कारपेट का नाम लेंगे तो जम्मू कश्मीर का बात होगा। इसी प्रकार आगे कुछ चीजें ऐसी आएंगी जब उनका बात करने की होगी, तो जब हम उसके साथ कश्मीर जोड़ देंगे या जम्मू कश्मीर जोड़ देंगे, तो उसकी इंपॉर्टेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मैं जनरली कॉर्पोरेट की बात करूंगा तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन जब हम कश्मीरी कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो जब इतिहास की बात करते हैं तो इसका कहीं ट्रेडिशन कल्चर जो है वो साथ जुड़ा होता है। हम हैंडीक्राफ्ट की अगर बात करें तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड अर्निंग इंडस्ट्रीज इन अवर यूटी। तो हैंडीक्राफ्ट जो है एक बड़े पैमाने पर सोर्स ऑफ इनकम है। आप कश्मीर वैली में चले जाइए, जम्मू के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है हैंडीक्राफ्ट के जो है एक मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है लोगों के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट जो हैंडीक्राफ्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, हम पहले सबसे बात करेंगे कारपेट वीविंग की। अब एक कारपेट वीविंग जो है कश्मीर वैली के अंदर हिस्टोरिकली लिंक्ड है। ये पर्शिया और सेंट्रल एशिया से इसको जो है रिलेट, इसे जो इसका संबंध बताया जाता है। कहा जाता है कि जो जैनुल आबदीन थे, जैनुल आबदीन आप जानते हैं कि वाज द 8th किंग, सुल्तान था जम्मू कश्मीर का 8th, और बिलोंगिंग टू द शाहमीर डायनेस्टी। तो शाहमीर डायनेस्टी का ये 8th किंग था, जम्मू कश्मीर में सुल्तान थे। और इनका जो रूल किया इन्हें 1339 से लेकर 1561 तक। तो ही ब्रॉट कॉर्पोरेट वीवर्स फ्रॉम पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। अब उन्होंने क्या किया कि पर्शिया और सेंट्रल एशिया में देखा कि बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट वीविंग होती है, तो उस कॉर्पोरेट वीविंग को वो कश्मीर के अंदर लेके आए, कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर के आए वहां पर टू ट्रेन लोकल पीपल। तो उन एक्सपर्ट्स ने क्या किया, वीवर्स ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर में कुछ वीवर्स को ट्रेन किया, और ट्रेन कर लेटर ऑन द इंडस्ट्री अटेन्ड प्रोफिशिएंसी एंड परफेक्शन। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कुछ लोग सीखते गए, जैसे सीखते गए तो उसको क्या हुआ कि इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिलना शुरू होगी। देश के बाकी इलाकों में जो है वो उसकी डिमांड होनी शुरू होगी कि कश्मीर के अंदर जो है कारपेट वीविंग होती है, बहुत अच्छी होती है। तो बड़े पैमाने पर लोगों ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर से इसको मंगाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे इसको नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई, तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन गया यहाँ के व्यूवर्स के लिए। तो धीरे धीरे क्या किया कि नौजवानों ने इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना शुरू कर दिया। आपको अगर याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर एक 2 साल पहले एक हुनर हाट का आयोजन किया था। उस हुनर हाट में देश भर से उन सभी जो हुनरमंद लोगों को बुलाया गया था। कुछ ऐसी ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट है उनकी बात की गई थी, जो एक सोर्स ऑफ इनकम है बड़ा किसी अलग अलग राज्यों का, उन वीवर्स को बुलाया गया था। तो जम्मू कश्मीर में से भी वीवर्स गए थे और उन्होंने अपनी कारपेट की प्रदर्शनी लगाई और लाखों रुपया उन्होंने इस पूरे वहां से कमा के लाया था। अब शाल्स की अगर बात करें, मैंने अभी कहा कि हम जनरली जब मैं शाल्स की बात करता हूं तो शाल मीन्स कोई भी शाल हो सकता है, वो शाल किसी भी राज्य का हो सकता है। लेकिन जब मैं कश्मीरी शाल की बात करता हूं, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 3 काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। और कश्मीर का शाल जो होता है वो 3 अलग अलग फैब्रिक से बनाया जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। हम 3 तरह के जो है शाल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बनाए जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि देश भर से जितना भी हमारा टूरिस्ट कश्मीर घाटी के अंदर आता है, या कश्मीर जम्मू कश्मीर में कहीं भी आता है, वैष्णो देवी आता है, तो उसके मन में जरूर होता है कि
कश्मीर का 3 तरह में से कोई एक शाल जो है यहाँ से ले जाएं, तो वो 3 कौन सी तरह के शाल्स हैं? एक शाहतूस, इसको शाहतूश भी कहा जाता है कई जगहों पर, तो शाहतूस कहा जाता है। तो एक शाहतूस एक जो है अलग किस्म की एक वैरायटी है जो कश्मीर के अंदर, आप मेरे सर के ऊपर देख पा रहे हैं कि इस शाल को रिंग के अंदर से गुजारा गया है। एक शाल जो कि एक मैच्योर लेडी अपने ऊपर रखती है, उस शाल को आप इमेजिन करिए कि एक अंगूठी से गुजारा जाए, तो वो कितनी जगह होती है अंगूठी में, उसमें से शाहतूस का ये रिंग शाल जो है निकल जाता है। इसको रिंग शाल के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप कश्मीर घाटी में अगर जाएं तो आप जम्मू के अंदर किसी को कहें कि मुझे रिंग शाल चाहिए, तो वो समझ जाएंगे कि ये शाहतूस की बात कर रहे हैं। तो उसके अलावा दूसरा एक पश्मीना शाल होता है, ये आप देख रहे हैं मेरे साथ। ये जो पश्मीना शाल है, इसको मर्द भी यूज करते हैं और औरतें भी यूज करती हैं। पश्मीना शाल हाई क्वालिटी का होता है और ये देश के अलग अलग कोनों में कश्मीरी पश्मीना शाल के नाम से जाना जाता है, और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी जो होता है प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर होती है और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इंटरनेशनली भी इसकी रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनली इसको जो है काफी लोग इसको पसंद करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और शाल की प्रोडक्शन करते हैं। आप कश्मीर घाटी में जब भी सैर पर जाएं, तो आप जैसे ही किसी मार्केट में जाएंगे, तो आपको जम्मू के रघुनाथ मार्केट में जाएंगे तो आपको ये वाले शाल अवश्य मिल जाएंगे। आप किसी भी दुकानदार, कपड़े के दुकानदार से इन तीनों में से नाम लेंगे। तीसरा जो होता है रफाल होता है। ये रफाल का शाल मध्य में आप देख रहे हैं, ये मिडिल में जो यहाँ पर ये आप ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये इसको कहा जाता है रफाल। तो ये 3 अलग अलग किस्म के ये जम्मू कश्मीर की अपनी पहचान है, और ये पहचान एक बहुत बड़ा माध्यम है जम्मू कश्मीर में जो है इनकम अर्न करने का। अब शाहतूश की जैसे मैंने बात की, ये कम्स फ्रॉम अ रेयर तिब्बतियन एंटीलोप। ये एक तिब्बतियन एंटीलोप है लिविंग इन हाइट ऑफ 14,000 फीट की हाइट पर ये एंटीलोप है, और उसकी जो फर है उससे ये बनाया जाता है। दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द लूम्स एंड आर नीडल एम्ब्रॉयडर्ड। या इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए कि अभी जो मैंने आपको बताया कि इसकी आप ये जो है इसमें अभी आपको कम चीजें दिख रही है, यहाँ ऊपर शाहतूश में बहुत सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क भी होता है। तो ये हैंडलूम और उससे की जाती है, एम्ब्रॉयडरी वर्क भी इसके अंदर बड़ा होता है। देन पश्मीना इज अ फाइन टाइप ऑफ कश्मीरी वूल। जो पश्मीना शाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का कश्मीरी शाल इसको माना जाता है। द नेम कम्स फ्रॉम पर्शियन पश्मीना। तो पर्शियन पश्मीना पर्शियन वर्ड है ये, मेड फ्रॉम वूल एंड लिटरली ट्रांसलेट्स टू सॉफ्ट गोल्ड इन कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम सॉफ्ट गोल्ड की बात करेंगे तो कश्मीरी पश्मीना शाल को सॉफ्ट गोल्ड भी कहा जाता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो एक इंटरनेशनली रिकॉग्निशन है ही इसकी, लेकिन बड़े पैमाने पर एक सोर्स ऑफ इनकम है। आप जम्मू के रघुनाथ मंदिर जाइए या कश्मीर घाटी में आप जैसे घूमेंगे, तो आपको ये वुडन वर्क जो है मेरे साथ में आपको यहाँ दिख रहा है, ये वुडन वर्क, और ये आपको जगह जगह पे आपको ये काम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि वुडन वर्क किसी छोटा एस्ट्रे या छोटा कोई बॉक्स टाइप होगा, ये छोटे से लेकर के बड़े पैमाने तक इसकी जो है वुड कार्विंग की जाती है। यानी वुड कार्विंग रेफर्स टू क्रिएटिंग डिजाइन ऑफ वुड। लकड़ी है उसके ऊपर डिजाइनिंग की जाती है, लकड़ी को इस प्रकार अच्छा शानदार खूबसूरत बनाया जाता है। आप अगर फिल्मों में देखते होंगे तो बहुत सारी जब पुरानी फिल्में होती हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो आपका महल है, जो राजे की चेयर है, या उसके अंदर जो खाने पीने का सामान आता है, तो प्लेट्स जो होती है वो बड़ी अच्छी डिजाइन होती है, जहाँ बैठते हैं उसकी बहुत अच्छी डिजाइनिंग की होती है। तो ये वही डिजाइनिंग जम्मू कश्मीर के अंदर, इसको वुड कार्विंग कहा जाता है। द वुड कार्व्ड प्रोडक्ट्स में भी, अब इसमें किस किस की कार्विंग होती है, ऐसा नहीं कि आप किसी छोटे, जैसे मेरे आप यहाँ राइट में देख रहे हैं कि बॉक्स है, बड़े पैमाने पर इसकी होती है। सोफा बनाए जाते हैं इसके, उसके अंदर सोफे के अंदर पूरी ये काश्तकारी होती है लकड़ी की, चेयर्स बनती हैं, देन टेबल्स बनाए जाते हैं, अलमीरा बनाई जाती है। और ये अलग अलग डिजाइनिंग जो होती है, ये जो पुश्तैनी काम जो है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ये काम इतने बड़े पैमाने पर, ऐसा नहीं है कि खाली राज्य में ही इसकी बिक्री है, देश के कोने कोने में जो होती है। आप कभी ऑनलाइन इसको सर्च करें तो आपको ऑनलाइन इतने मतलब जो एजेंसीज हैं या इतने ऑर्गेनाइजेशन हैं जो देश के अलग अलग कोने में जो है इसको भेज रहे हैं। अब क्या है कि द वुड कार्व प्रोडक्ट्स में भी, जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, द डिजाइन यूज टू कार्व मे बी फ्लावर्स। अब देखिए इसमें वुड कार्विंग होती क्या क्या है।
इसमें ऐसा नहीं, इसमें एक तो फ्लावर्स अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं, कश्मीर के घाटी के अंदर जितने भी फ्लावर्स हैं उसकी यहाँ डिजाइनिंग उनकी होती है। देन फ्रूट्स की अलग अलग फ्रूट्स जो हैं उनको यहाँ दर्शाया जाता है, पीयर को दर्शाया जाता है, ग्रेप्स को दर्शाया जाता है। आप वुड कार्विंग देखें तो कोई ना कोई फल आपको बीच में दिखेगा। देन चिनार लीव, आपको जानते हैं कि हमारा स्टेट का जो चिनार यहाँ पर बहुत मशहूर है, तो चिनार जो है स्टेट ट्री भी इसको माना गया है, तो चिनार यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये जो चिनार का पत्ता है ये भी आपको जगह जगह डिजाइनिंग में मिलेगा। और हर एक व्यक्ति पसंद करता है कि मेरा जो प्रोडक्ट हो, जो मैं चेयर टेबल या कोई चीज भी लूं तो उसके ऊपर चिनार का निशान हो। तो चिनार के निशान की राज्य में बहुत ज्यादा मांग रहती है। और सरकारी तौर पर भी अगर जितनी भी शॉपिंग करती है गवर्नमेंट, जितना भी प्रोडक्ट्स लेती है मार्केट में, उस बहुत सारा प्रोडक्ट जो है इन वीवर से लिया, सॉरी इन जो वुड कार्वर्स हैं इनसे लिया जाता है। और ये बड़े पैमाने पर एक सोर्स ऑफ इनकम राज्य में है। हजारों के तादाद में कश्मीर घाटी के अंदर आप देखेंगे कि लोग जो है इससे वुड कार्विंग के साथ जुड़े हुए हैं। अब एक बात करेंगे थोड़ा सा बसोली पेंटिंग की। बसोली पेंटिंग जो है आप जानते हैं कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बसोली एक गांव है। बसोली की जो पेंटिंग्स है ये बहुत हिस्टोरिकली इसकी इंपॉर्टेंस है। और यहाँ की जो पेंटिंग है इसको आल्सो नोन फॉर इट्स मिनिएचर्स पेंटिंग, इसको मिनिएचर पेंटिंग्स के भी नाम से इसको जाना जाता है। द थीम्स ऑफ दीज मिनिएचर्स आर टेकन फ्रॉम सोर्सेस ऑफ लिटरेचर लाइक रसमंजरी, गीता गोविंदा, गगामाला। तो ये जो है कुछ इन हमारी जो लिटरेचर है, तो इसके अंदर जितने भी अलग अलग ये साइंस यूज हुए हैं, आप देखने कि इसमें कितना बढ़िया काम हुआ है। तो ये जितनी भी बसोली पेंटिंग है आज राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त है। जब भी आप भारत में किसी पेंटिंग हिस्ट्री की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो बसोली है ये इसी पेंटिंग के नाम से ही, बसोली पेंटिंग के नाम से ही जाना जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर पेंटिंग में एक इंपॉर्टेंट प्लेस जम्मू कश्मीर की है। और आप घाटी में जाएंगे, आप जम्मू में कहीं भी जाएंगे तो बसोली पेंटिंग अच्छे दाम जो है पूरे देश में अच्छे दाम से इसको खरीदा जाता है। और आज सैकड़ों ऐसे लोग हैं, खासकर बसोली गांव के अंदर ही, मैं कहूंगा बसोली इलाके के अंदर ही उसको जो है इस पे लगे हुए हैं और अपनी अच्छी अर्निंग करा रहे हैं। पिछले जब से जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो यूटी बना है, यूटी बनने के बाद सरकार का प्रयास रहा है कि पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए कई प्रकार की योजना बनाएगी और खासकर ये जो बसोली पेंटिंग है इसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। अब मैं टेक्सटाइल मिल्स की बात करूं, जब टेक्सटाइल की बात करेंगे तो टेक्सटाइल एक इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर में टेक्सटाइल को नई बात नहीं है। चिनाब टेक्सटाइल मिल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक मशहूर मिल है, सेटअप इन 1970s इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये जो मिल है, टेक्सटाइल मिल है, ये 70s में के बिरला ग्रुप ने यहाँ इसको एस्टेब्लिश किया था। और इस फैक्ट्री के अंदर ये दिस फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स कॉटन yarn एंड मैन मेड फाइबर yarn with the help of over 170,000 spindles। अब ये बहुत आप मेरे ऊपर दिख रहे हैं, ये जो टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल मिल में एक बहुत बड़ा चंक जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का यहाँ पर काम करता है। और ये एक माध्यम है जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा अर्निंग का, क्योंकि पूरे देश में जो है ये सप्लाई करते हैं यहाँ से टेक्सटाइल। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके से जुड़े हुए जितने भी अलग अलग व्यवसाय के लोग हैं, ये एक अलग सा एक सोर्स ऑफ इनकम है हमारे राज्य के लोगों के लिए। अब बिसाइड हैंडीक्राफ्ट्स, अब हैंडीक्राफ्ट से मैं हटकर अगर बात करूं तो हैंडलूम एटसेट्रा, ये सारा का सारा जो है देश अभी हमारी जो यूटी के अंदर बहुत इंक्रीजिंग, या बहुत सारे लोग जो है अब नई जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंटर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बात करूं मैं पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की। अब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है अब त्रैश के नाम से कश्मीर घाटी के अंदर एक पानी बिकता है। अब और पैकेजिंग, अब देखिए जो है काफी प्लांट्स, वाटर प्लांट्स लगे हैं। देन उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, उसके बाद सीमेंट फैक्ट्री जो है वो बड़े पैमाने पर जो है कश्मीर घाटी के अंदर अच्छा अर्निंग कर रही है। और अपने राज्य के लोग जो यूटी के लोग हैं वो अपना सीमेंट भी भरपूर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें जो हमारी यूटी सरकार ने लॉन्च की है, इसमें एक बहुत बड़ा ऑप्शन जो है देश भर के बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मिला है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर हम जानते हैं कि सोर्सेज बहुत है हमारे पास, लेकिन उन सोर्सेज को बढ़ाने के लिए बाहरी राज्य से लोग यहाँ नहीं आते थे, क्योंकि 370 एक बहुत बड़ी बाधा थी। 370 के कारण यहाँ पर जो है इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही थी। और वहीं दूसरी ओर लंबे आतंकवाद ने जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है काफी दबा दिया था। बाकी भी काफी
ओवरऑल जम्मू कश्मीर में इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा धक्का लगा था। लेकिन अभी जो सरकार की योजना है वो देश के बाकी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है वो राज्य के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, और वो बहुत सारे बड़े पैमाने पर जो है एक स्किल्ड ही नहीं अनस्किल्ड लेबर के लिए भी सोर्स ऑफ इनकम बनने जा रहा है। इसमें सरकार ने बहुत सारी, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में मैं डिटेल्ड चीजें नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि डिटेल्ड हमारे सिलेबस में डिस्कस नहीं करनी है। हमें मोटे तौर पर यह समझना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए सब्सिडीज भी दे रही है, और बहुत सारे जो किसान इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो जो रॉ मटेरियल तैयार करते हैं उनकी प्रमोशन के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स लाई है। और खासकर जो जैसे जम्मू और जो घाटी का जो मुख्य श्रीनगर इलाके हैं उनके साथ साथ दूर दराज इलाके में अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो उसको एडिशनल बेनिफिट भी इस पूरी स्कीम के अंदर दिया जा रहा है। और दूसरी ओर मैं पावर जनरेशन की बात करूं तो पावर जनरेशन, द जम्मू एंड कश्मीर यूटी हैज द पोटेंशियल फॉर द जनरेशन प्रोडक्शन ऑफ 20,000 मेगावाट पावर। तो जम्मू कश्मीर में जो है पावर जनरेशन का बहुत बड़ा स्कोप है। आप जानते हैं चिनाब वैली जो है, चिनाब रिवर है, उसके ऊपर जो है बड़े लेवल पर जो है काम चल रहे हैं। अभी तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन जो है वो एग्जीक्यूट करती है और मेंटेन करती है जितने भी हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। द कारपोरेशन हैज 20 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो ये हम लोगों को एक मोटे तौर पर ध्यान रखना है कि 20 से अधिक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जो है प्रपोजल्स बने हैं, डीपीआर बनी है, अभी उसमें काम शुरू होना है। लेकिन मुख्यतः अगर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं वो जम्मू कश्मीर के अंदर बघलियार प्रोजेक्ट है, उड़ी का प्रोजेक्ट है जो घाटी में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से इलाका मिलता है। देन चिनेनी जो जम्मू के अंदर है, जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। देन उसके बाद हम दुलहस्ती की बात करें जो आपका जो ये डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ इलाका आता है, ये सारा इसी में आता है। देन सलाल प्रोजेक्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले कुछ मुख्य प्रोजेक्ट हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर 20,000 से ज्यादा मेगावाट जो है बिजली तैयार कर रहे हैं। जब हम मेगावाट इतने प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो ये एक लाजमी बात बनती है कि इतने प्रोजेक्ट्स को चलाने वाले और इतने प्रोजेक्ट्स से जो बिजली जनरेट होती है वो स्टेट में इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना प्रमोट कर रही है। तो ये सारा का सारा जो है स्टेट की अर्निंग को, और हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है पावर सप्लाई दूसरी स्टेट्स को भी देता था। अभी राज्य में जो है यूटी बन जाने के बाद बहुत सारी स्कीम्स में चेंज हुए हैं, हमें उसकी गहराई में नहीं जाना है। लेकिन हम इतना कहें कि स्टेट के अंदर जितनी बिजली की कंजम्पशन होती है राज्य बड़ी मात्रा में बिजली जो है इसको तैयार करता है। थोड़ा सा हम एक नजर मार लें मोटे तौर पर कि ये जो बघलियार डैम आप देख रहे हैं, बघलियार डैम है। देन आप उड़ी का डैम भी मेरे सर के ऊपर आप देख रहे हैं। देन चनैनी डैम है। दीज आर इंपॉर्टेंट डैम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब एक हम इस चीज को मोटे तौर पर समझ लें कि जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो तब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में हमने कहा कि वुड कार्विंग जो है कश्मीर घाटी के अंदर बहुत ज्यादा होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर हम कारपेट की बात करेंगे तो यहाँ की कारपेट पूरे देश में जाती है। हम शाल्स की बात करें, पश्मीना शाल की, रफाल की बात की मैंने, शाहतूस की बात की हमने। और उसके बाद हम बात करेंगे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने कहा वुड कार्विंग। अब बहुत ज्यादा वुड कार्विंग के अलावा भी लकड़ी जो है बड़े पैमाने पर यूज हो रही है यहाँ पर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और जितना भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमने चीजें की थी जिनकी प्रोडक्शन अपने स्टेट के अंदर यूटी के अंदर अच्छी है तो वो कहीं ना कहीं बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करती है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि किसी भी आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज की होती है, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें इस चीज को समझना है कि जितना रॉ मटेरियल हमारे पास होगा उतनी प्रोडक्शन में हमें उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट होगा वो कम होगी। अगर रियासत के अंदर हमारी यूटी यूनियन टेरिटरी के अंदर मैं बात कहूंगा, अगर अपना प्राइमरी सेक्टर जो है रॉ मटेरियल देने वाला अच्छा होगा तो उतना ही हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा। और जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा उतना जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होती है। और उतना ही, जैसा मैंने शुरू में बात की, ये कहीं ना कहीं टर्शरी और प्राइमरी सेक्टर के लिए दोनों के लिए सपोर्ट करने के लिए इसका रोल रहता है। तो कुल मिलाकर हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लें कि जहां हम प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस समझते हैं वहीं सेकेंडरी सेक्टर में इन जितने भी चीजों को मैंने डिस्कस किया इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करें और अकॉर्डिंगली एग्जाम के लिए तैयार करें। आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट शाल की वैरायटीज जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी हैं, तो आपको पता है रफाल है, शाहतूस है और उसके अंदर हमारा पश्मीना है। आपको पूछा जा सकता है कि जो है फॉरेस्ट जो है ऐसी कौन सी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, तो वुड कार्विंग को आप कर सकते हैं। वालनट ट्री जो है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, फर्नीचर बनता है उससे। देन हम जो पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं कौन कौन से हैं,
हम उनके 4-5 के नाम याद रख सकते हैं, कौन कौन सा कहाँ है, हम जाकर के अपनी बुक से इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो अगले इसके अगला जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा, इसको हम कंक्लूड करते हुए हम लोग उसमें टर्शियरी सेक्टर और इसमें हर्डल्स क्या क्या आ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर इन प्रमोशन की, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वहाँ 3 सेक्टर्स के अलावा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधाएं जम्मू कश्मीर के अंदर आ रही हैं। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में। तब तक मुझे इजाजत दें और थोड़ा सा चलते चलते देख लें कि हमारी स्टेट को इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो मोटे तौर पर बहुत सारे ऐसे हमारे अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, घाटी में भी हैं, जम्मू कश्मीर, जम्मू के अंदर बड़ी ब्राह्मणा है, सांबा है, कठुआ है, जम्मू डिवीजन है, कश्मीर के अंदर बागी अली मर्दान है, खान है, तो ठीक है, रंगरेथ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ताकि कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो उसको कंसेशनल रेट्स पे सरकार इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड करती है, स्टेट एरिया प्रोवाइड करती है, ताकि वो यहाँ से अपनी प्रोडक्शन कर सकता है। फिलहाल मुझे दें इजाजत, अगले पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे टर्शरी सेक्टर और हर्डल्स को लेकर। तब तक जय हिंद।